नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 16 फरवरी 2023 दिन बृहस्पतिवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, क्लर्क समेत कई पदों पर निकली भर्ती। हरियाणा में पशुओं के लिए शुरू होगी डायल 112। कृषि मंत्री JP दलाल ने किया बड़ा ऐलान। सरकारी नौकरी अपडेट। आर्मी में नई अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन आज से प्रारंभ। 15 मार्च तक करें अप्लाई। 17 अप्रैल को होगी परीक्षा। ई टेंडरिंग पर सरपंचों के बड़े प्रदर्शन की तैयारी। 1 मार्च को CM आवास के घेराव का ऐलान। ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर बड़ी अपडेट। किसानों को बिजली निगम का अंतिम चांस, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा CM के कार्यक्रम में बवाल। रोहतक में भाषण शुरू होते ही छात्र छात्राओं की नारेबाजी, पुलिस ने बाहर निकाले, सरपंच भी हिरासत में लिए। पानीपत में पेपर सोल्वर गैंग पकड़ा। समालखा स्कूल में चल रही थी केंद्रीय विद्यालय की TGT की ऑनलाइन परीक्षा। होटल में बैठकर दे रहे थे एग्जाम। अब SBI में FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। 3% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप, भारत की लगातार दूसरी जीत। वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। सेमीफाइनल के करीब पहुंची टीम। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में 2 दिन साफ रहेगा मौसम। तेज धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। पारा बढ़ने के आसार। बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश में अभी भी 153 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 18 फरवरी तक मौसम के साफ रहने की संभावना है। 19 फरवरी को 1 से 2 स्थानों पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है। मंगलवार को शिमला व अन्य मैदानी भागों में मौसम साफ रहा। तेज धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलती दिखाई दी। वहीं पंजाब, हरियाणा में मौसम गर्म होता जा रहा है। दिन का पारा बढ़ने से गर्मी बढ़ी है। औसत पारे की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। कल से यानी 17 फरवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी दिन के साथ साथ रात के पारे में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर भी खत्म होता जा रहा है। ECHS पंचकुला जॉब्स अपडेट। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, क्लर्क समेत कई पदों पर निकली भर्ती। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन पंचकुला द्वारा सफाई वाला, अटेंडेंट, क्लर्क और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के इच्छुक है तो वो भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 25 फरवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए इंटरव्यू की तारीख के बारे में चयनित उम्मीदवारों को मोबाइल या फिर ईमेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। लैब सहायक, नर्सिंग अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, ड्राइवर या चौकीदार, चपरासी, फीमेल अटेंडेंट, सफाई वाला, डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क, लैब टेक्नीशियन के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। कृषि सिंचाई के बजाय सोलर पंप का अन्य तरीके से उपयोग करने पर दर्ज होगी FIR तथा सब्सिडी भी ली जाएगी वापस। कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर बलप्रीत सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा अनुदान पर दिए गए सोलर पंप को उखाड़ने या किसी अन्य को बेचने या फिर किसी दूसरी अन्य जगह पर लगाने तथा कृषि सिंचाई के बजाय सोलर पंप को अन्य तरीके से उपयोग करने पर FIR दर्ज करवाई जाएगी तथा सब्सिडी भी वापस ली जाएगी। ADC डॉक्टर बलप्रीत सिंह ने बताया कि जिला में सोलर पंप का गलत तरीके से उपयोग करने की शिकायतें लगातार मिल रही है। इस संदर्भ में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक द्वारा निर्देश जारी भी किए गए हैं कि निर्धारित की गई जगह के अलावा लाभार्थी किसान द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त अगर सोलर पंप का किसी अन्य तरीके से दुरुपयोग किया गया तो लाभार्थी किसान को सब्सिडी का अधिकार नहीं है तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी विभाग द्वारा की जाएगी। साथ ही FIR दर्ज करवाई जाएगी व केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी वापस करनी होगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने यह भी बताया कि सोलर पंप पर 75% अनुदान दिया गया है और इसका उद्देश्य बिजली व डीजल की खपत को कम करने के साथ साथ पर्यावरण को दूषित होने से बचाना भी है। फार्मर्स न्यूज अपडेट। नारनौल के दोनों मंडियों में होगी रबी फसल की खरीद, सरकारी तैयारियां हुई शुरू। प्रदेश सरकार की ओर से रबी फसलों का उत्पादन खरीद करने की घोषणा के साथ ही मंडियों में अनाज खरीद के इंतजाम की तैयारियां शुरू हो गई है। वैसे तो रबी फसल की खरीद महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी रोड स्थित नई अनाज मंडी नारनौल में होती रही है, लेकिन गत वर्ष व्यापारी द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के चलते इस साल भी रबी फसल की कॉलेज के साथ लगती अनाज मंडी में भी व्यापारी खरीद सकेंगे। इस प्रकार नांगल चौधरी रोड मंडी में सरकारी तथा कॉलेज मंडी में प्राइवेट खरीद होने की संभावना बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में 2 मंडियां स्थित है। एक मंडी बॉयज कॉलेज के साथ बनी हुई है तो वहीं एक और नई अनाज मंडी नांगल चौधरी रोड पर विकसित की गई है। राज्य सरकार द्वारा अब की बार गेहूं 2125 रुपए, जौ 1735 व चना 5335 तथा सरसों 5450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। सरकार की ओर से यही समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया गया है। 28 मार्च से सरसों, 1 अप्रैल से गेहूं व चना तथा 1 जून से सूरजमुखी की खरीद की जानी है। बता दें कि खरीद दोनों मंडियों में की जाएगी। सरकारी खरीद नांगल चौधरी रोड अनाज मंडी में होगी, जबकि व्यापारी अपनी पुरानी जगह पर ही खरीद सकेंगे।
ट्यूबवेल कनेक्शन अपडेट, किसानों को बिजली निगम का अंतिम चांस, कनेक्शन न लेने पर नए आवेदकों पर होगा विचार। खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को जहां ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए सालों साल तक जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वहीं बात करें फतेहाबाद जिले की, तो फतेहाबाद जिले में ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए नंबर आने के बावजूद भी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की है। ऐसे करीब 197 कनेक्शनों के लिए निगम को किसानों का इंतजार है। निगम अब तक 1890 आवेदक किसानों में से 1693 किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी कर चुका है। इसके बावजूद भी निगम 710 ऐसे नए आवेदकों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर विचार कर रहा है जिन्होंने 2020 तक आवेदन कर रखा है। फतेहाबाद डिवीजन में रतिया, फतेहाबाद, भट्टूकला, बड़ोपला आदि क्षेत्र शामिल हैं। निगम के पास 197 ऐसे किसानों के कनेक्शन पेंडिंग हैं जिन्होंने अपने कनेक्शन के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया है। निगम अब भी इन किसानों के इंतजार में है ताकि वे कागजी कार्रवाई पूरी करें और उन्हें कनेक्शन जारी किया जा सके। इसके अलावा 1 जनवरी 2019 के बाद और 31 दिसंबर 2020 तक 710 नए किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किए हैं। निगम इस बात पर भी विचार कर रहा है कि अगर पुराने वेटिंग लिस्ट वाले किसान कनेक्शन लेने के लिए पहल नहीं करते हैं तो नए आवेदक किसानों को यह कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा बोली, अमित शाह ने अपने दौरे में हरियाणा के पुलिस कर्मियों को किया निराश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा ने अमित शाह के हरियाणा दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने अपने दौरे में हरियाणा के पुलिस कर्मियों को निराश किया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। इसी के साथ ही पुलिस कर्मियों को मिलने वाली राशन मनी भी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। शैलजा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में पुलिस जवानों को राष्ट्रपति बैच देने के साथ साथ पुलिस के जवानों की मांगों को पूरा करने के लिए कोई घोषणा करते, लेकिन उन्होंने पुलिस के जवानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि पुलिस विभाग में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के लिए आज भी पेट भरने के लिए रोजाना डाइट के लिए सिर्फ 20 रुपए मिलते हैं। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 20 रुपए के सरकारी भत्ते में हरियाणा पुलिस के जवान कैसे अपना पेट भरेंगे। शैलजा ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में 30,000 से अधिक पुलिस कर्मियों के पद रिक्त पड़े हैं, मगर सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार खोखले प्रचार की बजाय हरियाणा पुलिस के जवानों को उनका हक प्रदान करे। सीएम मनोहर लाल ने रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में विवेकानंद पुस्तकालय विस्तार भवन का किया उद्घाटन। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में विवेकानंद पुस्तकालय विस्तार भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने दयानंद सेंटर फॉर वैदिक एंड योगिक स्टडीज के भवन की तथा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज की भी आधारशिला रखी। विवेकानंद पुस्तकालय विस्तार भवन के निर्माण पर 850 लाख रुपए की अनुमानित लागत आई है। वहीं भवन के भूतल पर 346, प्रथम तल पर 404 तथा द्वितीय तल पर 378 छात्रों के बैठने की क्षमता है। प्रथम तल पर फैकल्टी के लिए अलग से रीडिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। भवन पूर्ण रूप से वातानुकूलित है। लैपटॉप व मोबाइल चार्जिंग सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही सीसीटीवी सिस्टम भी भवन में स्थापित किया गया है। महिला सरपंच की पहल, बोर्ड परीक्षा की टॉपर छात्राओं को देंगी 31,000 तक का इनाम। बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फतेहाबाद जिले के गांव शेखपुर दड़ोली की सरपंच सुमन सुथार ने एक शानदार पहल की है। सरपंच ने घोषणा की है कि वह परीक्षाओं में विभिन्न श्रेणियों में टॉपर रहने वाली छात्राओं को अपने स्तर पर नगद पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी। उन्होंने बताया कि बेटियां ही नहीं, टॉपर रहने वाले गाँव के बेटों को भी सहयोग दिया जाएगा। सरपंच सुमन सुथार ने कहा कि उन्होंने गणतंत्र दिवस पर वायदा किया था कि लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वे तत्पर रहेंगे। इसी कड़ी में वे बोर्ड की परीक्षाओं यानी 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए अपने व्यक्तिगत तौर पर सम्मान राशि घोषित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर टॉप रहने वाली छात्रा को 31,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देंगी। जिला स्तर पर यदि कोई बच्ची टॉप आती है तो उसे 21,000, खंड स्तर पर 11,000, स्कूल स्तर पर टॉपर रहने पर 5100 रुपए की राशि वे अपनी तरफ से देंगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यदि लड़के भी प्रथम रहते हैं तो उन्हें भी कुछ न कुछ नगद सहयोग अवश्य दिया जाएगा। खाटू श्याम मेला अपडेट, बाबा खाटू श्याम के द्वार एक दिन के लिए रहेंगे बंद। 22 फरवरी से शुरू होगा लक्ष्य मेला। बाबा खाटू श्याम का लक्ष्य मेला इस बार 22 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। मेले से पहले 21 फरवरी को बाबा का तिलक किया जाएगा। ऐसे में शाम 5 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर समिति ने यह आदेश जारी किया है। इस बार बाबा खाटू श्याम का तिलक 21 फरवरी को होना है। ऐसे में मंदिर में दर्शन 20 फरवरी की रात 12 बजे से ही बंद कर दिए जाएंगे। तिलक के बाद मंदिर के दर्शन अगले दिन यानी 21 फरवरी को शाम 5 बजे से प्रारंभ होंगे। आपको बता दें कि खास आयोजनों और धार्मिक उत्सवों पर बाबा खाटू श्याम का तिलक और श्रृंगार किया जाता है। ऐसे में मंदिर में दर्शन बंद रखे जाते हैं। वहीं बाबा खाटू श्याम का लक्ष्य मेला भी इस बार 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न कोनों से दर्शन के लिए पहुंचेंगे।
हरियाणा के इस जिले में तैयार हो रही है हाई सिक्योरिटी जेल, रखे जाएंगे हार्डकोर क्रिमिनल। हरियाणा की गठबंधन सरकार में जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मंगलवार को रोहतक की सुनारिया जेल का निरीक्षण किया। उनके साथ रोहतक विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक एवं मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैरकों का मुआयना किया व कैदियों व बंदियों से मुलाकात भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रणजीत चौटाला ने बताया कि रोहतक में नई जेल का निर्माण किया जा रहा है जो बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी से लैस होगी। इसका निर्माण मौजूदा सुनारिया जेल के साथ लगती 19 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। इस हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम से लैस जेल में हार्डकोर क्रिमिनल कैदियों को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस जेल में 50 जैमर लगाए जाएंगे। इस जेल की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा ताकि सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। जेल मंत्री ने बताया कि कैदियों व बंदियों को भोजन, रहन सहन जैसी सुविधाएं बेहतर मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश के सबसे लंबे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए टोल कटौती बीती रात 12 बजे से टोल प्लाजा पर शुरू हो गई है। पहले चरण में यह एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के अलीपुर से राजस्थान के दौसा के बीच बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी को किया था। NHAI ने 15 फरवरी से टोल वसूली को मंजूरी दे दी है। टोल के मामले में यह एक्सप्रेसवे औरों से अलग है क्योंकि इसमें आपको कई जगहों पर टोल प्लाजा से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। जब आप हाईवे से बाहर निकलेंगे तो किलोमीटर के हिसाब से आपको टोल चुकाना होगा। पहले चरण में करीब 19 किलोमीटर की दूरी तय करने पर वाहन चालकों से अधिकतम 90 रुपए टोल वसूला जाएगा। इस एक्सप्रेस वे से गुरुग्राम के सोहना शहर के अलीमपुर में प्रवेश करने के बाद खलीलपुर इंटरचेंज पर उतरते समय 90 रुपए का टोल वसूला जाएगा। पहले चरण में अलीपुर से दौसा के बीच करीब 228 किलोमीटर के सफर में पहला टोल हरियाणा तो वहीं दूसरा राजस्थान के बरकापाड़ा में लगेगा। अगर आप बरकापाड़ा से बाहर निकलते हैं तो आपसे यहाँ पर लगभग 500 रुपए तक का टोल वसूला जाएगा। इस एक्सप्रेस वे पर यातायात शुरू होने के बाद दिल्ली से जयपुर और दौसा के बीच की दूरी कुछ घंटे कम हो जाएगी। दरअसल दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे के पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर कार से महज 12 घंटे में पूरा हो जाएगा, जबकि अभी मुंबई पहुंचने में 24 घंटे का समय लगता है। हरियाणा में पशुओं के लिए शुरू होगी डायल 112। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया ऐलान, शुरुआत में 200 एम्बुलेंस शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी पशुओं के लिए डायल 112 एम्बुलेंस सुविधा शुरू होने जा रही है। यह ऐलान हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया है। उन्होंने कहा है कि इस सेवा की शुरुआत 200 एम्बुलेंस के साथ की जाएगी। पशुपालन व्यवसाय में जोखिम को कम करने के लिए आरंभ की जाने वाली पशु उपचार एम्बुलेंस सेवा केंद्रीकृत होगी, जिसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने बताया कि पशु उपचार एम्बुलेंस सेवा में पशु चिकित्सक व स्टाफ के साथ साथ जरूरी दवाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि पशुपालक द्वारा हेल्पलाइन पर उपचार एम्बुलेंस सेवा की मांग करने पर उसके नजदीक स्थान की एम्बुलेंस को मैसेज भेज दिया जाएगा। इस योजना के तहत पशुपालक तक एम्बुलेंस के पहुंचने में लगने वाले समय, उपचार गुणवत्ता तथा पशुपालक की फीडबैक आदि की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे सब्जी, फल, फूल, बागवानी उत्पादन, पशुपालन व मछली उत्पादन जैसे व्यवसायों को अपनाएं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। ऐसी फसलों पर सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। ई टेंडरिंग पर सरपंचों के बड़े प्रदर्शन की तैयारी। 20 फरवरी को प्रदेश भर में जुलूस, 1 मार्च को सीएम आवास के घेराव का ऐलान। हरियाणा में ई टेंडरिंग पर सरपंचों ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। सरपंच एसोसिएशन ऑफ हरियाणा ने इसके विरोध में 20 फरवरी को प्रदेश भर में जुलूस निकालने की चेतावनी दी है। साथ ही 1 मार्च को सीएम आवास घेरने का भी ऐलान किया है। सरपंच एसोसिएशन ने ई टेंडरिंग में परिवार पहचान पत्र यानी PPP को आवश्यक करने के फैसले पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणवीर सैमन ने कहा है कि राइट टू रिकॉल का नियम आम आदमी पर नहीं, सबसे पहले तो सांसदों और विधायकों पर लागू होना चाहिए। रणवीर सैमन ने कहा कि ग्राम सभा के अधिकारों को समाप्त करने पर पंचायतों का महत्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए ठेकेदारी प्रथा फिर से लागू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो उसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। यदि एसोसिएशन की बातें न मानी गई तो आगामी चुनाव का भी विरोध किया जाएगा। बैठक में एक सुर से कहा गया कि सरकार को सरपंचों के अधिकार वापस देने चाहिए। चीन बॉर्डर पर तैनात ITBP के साथ नई बटालियन बनेंगी। 9,400 नए पद और एक सेक्टर हेडक्वार्टर की भी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा करने वाले भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के साथ नई बटालियन और एक रीजनल हेडक्वार्टर के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 9400 यानी 9,400 नए पद भी बनाए जाएंगे। नई बटालियन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCS की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। ठाकुर ने कहा कि भारत चीन सीमा की निगरानी कर रही ITBP अभी 176 बॉर्डर आउटपोस्ट की निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि चीन के साथ लगती लंबी सीमा की निगरानी के लिए और सुरक्षा बल बॉर्डर आउटपोस्ट की आवश्यकता है।
लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 242 अंक बढ़कर 61,275 पर बंद। निफ्टी 86 अंक चढ़ा। अडानी ग्रुप के 6 स्टॉक्स में उछाल। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 242 अंकों की तेजी के साथ 61,275 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें 86 अंकों की तेजी रही। यह 18,015 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी आई है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयरों में तेजी और 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं अडानी ग्रुप की 10 प्रमुख कंपनियों के शेयरों में से 6 में तेजी रही। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 56,478 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 65,411 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। डॉलर रुपया के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 81 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।